हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। अभी जो मैं रिवीजन आपको कंटिन्यू बेसिस पे कराने वाला हूँ यहाँ पे, इसमें आपका एसएम का और ईआईएस का पूरा रिवीजन होगा। ओल्ड सिलेबस वालों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये वीडियो आप स्किप कर सकते हो। आप व्हाट्सअप पे 9354719440 पे मुझे मैसेज कर देना, वहाँ पे मैं आपकी गूगल ड्राइव दे दूँगा, आप वहाँ से ओल्ड सिलेबस का डाउनलोड करके देख सकते हो। और जो न्यू सिलेबस वाले दोस्त देख रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी कंडीशन है, इस वीडियो को करने के लिए आपकी ये बुक्स होनी चाहिए आपके पास। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप इसे बाय कर लीजिए। और अगर आपके पास किसी अच्छे टीचर की बुक है तो उसमें से रेफ़र कर लीजिएगा कि हाँ ये प्रॉपर जो है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, उसको मार्क कर लीजिएगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी। एक चीज़ आपको रिकॉल नहीं आएगा तो आप क्या करना, रिकॉल करने के लिए उस चीज़ को लिख लेना। और हो सकता है कि अगर आपको रिकॉल आ रहा है तो भी टिक करना कि हाँ ये रिकॉल आ रहा है। फिर जब रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो आप घर पे बैठ के जो रिकॉल नहीं आया था उसको थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करना। इस वीडियो को 102 बार अच्छे से सुनना, हर चीज़ आपके माइंड में फुल्ली सेट हो जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अराउंड 30-40 मिनट्स या मैक्सिमम 1 आवर लगेगा और पूरा चैप्टर आपके पॉकेट में होगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। बस जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ उसको रिवाइज करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा दो। और मैं इस स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर रहा हूँ ताकि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी बुक पे हो, मेरे ऊपर ना हो, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपके पास बुक नहीं भी है, रास्ते में वो ट्रैवल कर रहे हो, आपने मोबाइल ऐप खोला, आपने लेक्चर्स को प्ले किया, पूरा स्क्रीन पे आ गया, बुक नहीं भी है तो भी आप प्रॉपर वे में इसको कर रहे हो। तो मैं अपना फेस जो है यहाँ से हटा रहा हूँ और एक बार पूरा आपके लिए इसको रिवाइज करके दूंगा विद इन 40 मिनट्स मैक्सिमम टारगेट है सर। आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, आई श्योर यू। ओके, मैं इसको ज़रा साइड हो रहा हूँ और स्क्रीन को फुल जूम कर रहा हूँ। अब आपको सिर्फ लेक्चर को सुनना है, आपके जो टॉपिक हैं वो आपके ऑटोमेटिक रिवाइज होते जाएंगे। सर सबसे पहला टॉपिक जो हमें यहाँ पे पढ़ना होता है, बिजनेस प्रोसेसिंग, बिजनेस प्रोसेस कह लो आप इसको डायरेक्ट, इंटरप्राइज बिजनेस प्रोसेस। क्वेश्चन पहला है हमारे पास कि जो आपकी इंटरप्राइज है, बिजनेस प्रोसेस है, उसमें डिफरेंस बताइए सर ऑपरेशनल, सपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट प्रोसेस का। तो मैंने आपको कहा था कि कोई भी ऑपरेशनल प्रोसेस या प्राइमरी प्रोसेस कह रहे हो, इसकी सबसे बड़ी बात क्या होती है सर, ये हेल्प करता है किस चीज़ में, प्रोड्यूस करने में, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विस को। या फिर आप ये एग्जाम्पल ले लीजिए कि भैया ये बिजनेस की कोर एक्टिविटीज़ होती हैं, ये एक वैल्यू चेन क्रिएट करता है बिजनेस का और ये कस्टमर को सेटिस्फाई करने में हेल्प करता है। ओके, तो इसमें ही अगर आप समझो कि मैंने आपको बोला था ओ भैया एसएम पढ़ लिया, ओ भैया एसएम पढ़ लिया, ओ से आपका ऑपरेशनल, एस से सपोर्टिंग, एम फॉर मैनेजमेंट। तो ऑपरेशनल आपने पढ़ लिया, बात करते हैं सपोर्टिंग की। तो ये की डिफरेंशिएटर होता है बिटवीन ऑपरेशनल एंड अ सपोर्टर प्रोसेस। दैट सपोर्ट प्रोसेस जो कि सपोर्ट करता है प्रोसेस को एंड डू नॉट प्रोवाइड वैल्यू टू द कस्टमर डायरेक्टली। ये डायरेक्टली नहीं जाता। जैसे मैंने आपको एक स्कूल का एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो स्कूल के एग्जांपल में मैंने एक स्कूल का एग्जांपल दिया था कि एक टीचर है, वो डायरेक्टली बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन बच्चों को पढ़ाना डायरेक्टली जो है प्राइमरी है। लेकिन सपोर्टिंग में क्या है कि जो लोग वहाँ के वॉशरूम वगैरह साफ कर रहे हैं, जो किचन मेंटेन कर रहे हैं, उन सभी लोग को आप सपोर्टिंग यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है सर। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे मैनेजमेंट की, कि इसका हमने बात कही थी कि ये एमएमसी होता है। क्या होता है एमएमसी? ये सर मेजर करता है, मॉनिटर करता है एंड कंट्रोल करता है एक्टिविटीज़ को जो भी बिजनेस प्रोसीजर एंड सिस्टम में आती है। जैसे बस्टिंग इसका एक एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन का कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, प्लानिंग कर रही है इंक्रीज करना एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एंड सर्टिफाई द रिपीटेबिलिटी ऑफ द वैल्यू एडेड टास्क परफॉर्म्ड बाय एन ऑटोमेशन बिजनेस। बीइंग अ मैनेजमेंट 4 मेजर बेनिफिट्स आपको यहाँ पे बताने हैं। तो 4 मेजर बेनिफिट्स जो हैं, तो सर ये बेनिफिट्स जो हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। पहले इसकी डेफिनेशन देनी है, फिर इसी का एक भाई है मई 19 के बाद जो है वो क्वेश्चन पूछा गया आपसे। एक ट्रेवल एजेंसी है एबीसी, वो विश कर रही है, क्या कर रही है सर, ऑटोमेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स वर्क प्लेस की वो बात कर रही है। वो कहता है मैनेज एंड हैंडल द प्रॉब्लम विद एन एम ऑफ द सॉल्विंग दैम। हमें उसको मैनेज भी करना है और सॉल्व भी करना है और ऑटोमेटिक ये सारे काम करवाने हैं बिजनेस प्रोसेस के। बताओ कैसे होगा? तो सबसे पहला क्वेश्चन है सर ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है। तो आप जब बीपीए की बात करते हो तो बीपीए के लिए मैंने आपसे एक छोटा सा चार्ट यहाँ पे बनवाया था, ठीक है सर, और उसमें मैंने बोला था कि बीपीए में क्या क्या पढ़ना है पहले। तो बीपीए में पढ़ने के लिए मैंने आपको कहा था कि डेफिनेशन पढ़ने पड़ेंगे, उसका मैं नोट लिखवा रहा हूँ। बेनिफिट है जिसमें 7 बेनिफिट आपको नोट से पढ़ने हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव एंड आपके इसको ऑब्जेक्टिव को एक और टॉपिक कहा जाता है, दैट इज सक्सेस फैक्टर, जिसमें 4 फैक्टर्स हैं, 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, नोट्स के साथ पढ़ने हैं, ठीक है। और इसका हमने कोड रखा था सीए में आईटी पढ़ ली, सीए में आईटी पढ़ ली, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बीपीए, जिसमें ओवरऑल 8
स्टेप हमारे होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। तो मीनिंग मैंने आपको ये छोटा सा 3 लाइन को मैंने थोड़ा डायग्राम वे में आपको लिखवाया था, जरा एक बार इसे पढ़ लेना। बीपीए कहता है कि बीपीए एक टेक्नोलॉजी है जिसमें टेक्नोलॉजी में आप कह सकते हो हमने सॉफ्टवेयर यूज़ किए या फिर हार्डवेयर यूज़ किए जो कि इनेबल करता है ऑटोमेशन, जिसकी वजह से हमारा ऑटोमेशन हो सकता है। अब इसमें या तो एक्टिविटीज़ करते हैं या तो सर्विस देते हैं, जिसमें हम कोई स्पेसिफिक फंक्शंस जो होता है उसको रन कराने की कोशिश करते हैं, या कई बार ऑर्गेनाइजेशन जैसे अमेजॉन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि हम मल्टीपल फंक्शंस भी अलाउ करते हैं करवाने के लिए, जिसमें हम कंपनीज की एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, सेल्स की बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं, ऑपरेशंस की बात करते हैं, सप्लाई चेन की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी बात करते हैं। ओवरऑल इन सभी को हम ऑटोमेशन करने की बात करते हैं। तो इसी चीज़ को एक बार बुक से पढ़ोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। कहता है बीपीए एक टेक्नोलॉजी है जो कि इनेबल करती है ऑटोमेशन को, जिसमें हम एक्टिविटीज़ और सर्विस को एक साथ जो है स्पेसिफिक फंक्शन या फिर मल्टीपल फंक्शंस के वे में यहाँ पे एक साथ ऑटोमेट करने की कोशिश करते हैं। इसके सर बेनिफिट क्या है? सर सबसे पहला बेनिफिट है कंसिस्टेंसी। एक बार आपका ऑटोमेशन हो गया, लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं, आपने एक मोबाइल ऐप जो है वो बनवाया पढ़ाने के लिए। लेट सपोज एक टीचर जो है अपना मोबाइल ऐप बनाता है पढ़ाने के लिए, अब उसके लिए कंसिस्टेंसी है कि या फिर एटीएम बन गया। अब एटीएम मतलब पहले बैंक जाना पड़ता था, अब सारी चीज़ें क्या होती है बैंक के थ्रू होती हैं। तो कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जो एक बार परफॉर्मेंस सेट हो गई, बार बार वही परफॉर्मेंस जो है वो परफॉर्म करता है। उसके बाद टाइम सेविंग, क्यों? क्योंकि जो एक ही काम बार बार अलग अलग एम्प्लॉय को करना पड़ रहा था, नंबर ऑफ टास्क जो थे एक एम्प्लॉय के जो बढ़े हुए थे, वो अब आईआरसीटीसी या आईसीआई के थ्रू, मतलब एग्जांपल ले लो जैसे रेलवे वगैरह का या फिर आईसीआई का, आपको बार बार जाके डिटेल्स फॉर्म भरने पड़ते थे, अब वो सारे काम रिड्यूस हो गए क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई। नाउ विजिबिलिटी, जैसे आपने कोई भी ऑर्डर प्लेस किया, आपके घर तक वो ऑर्डर कब तक आएगा, कॉरियर कब तक आएगा, ये चीज़ें आपको एक बार में पता चल जाती है। आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ गई। आप अब कम समय में बहुत ज़्यादा टारगेट जो है वो अचीव कर पाते हैं, बहुत कम समय में ज़्यादा काम कर पाते हैं क्योंकि मैक्सिमम काम जो है वो मशीनें आपके बिहाफ पे कर लेती है। नाउ गवर्नेंस एंड रिलायबिलिटी। गवर्नेंस एंड रिलायबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि भैया अब लोग जो हैं आप पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। सर क्यों? और आपका भरोसामंद ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मैंने अमेजॉन से कुछ परचेस किया, तो मैं श्योर हूँ कि अमेजॉन विद इन 3 to 5 डेज मेरे घर पे डिस्पैच करवा देता है। मुझे अपने पैसे की और अपने परचेस की टेंशन नहीं होती है क्योंकि मुझे अमेजॉन पे भरोसा है कि वो टाइमली इस चीज़ को अपडेट करवा देगा। टर्नओवर टाइम, मतलब कि बंदे ने ऑर्डर प्लेस किया और उसको डिलीवरी मिलने तक का समय जो है वो हमारे यहाँ कम हो जाता है क्योंकि हम सारी चीज़ें ऑटोमेट कर चुके हैं। ऑटोमेटिक जल्दी जल्दी चीज़ें सबको एक ही बार में इन्फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से कम समय में ज़्यादा काम हो जाता है। नाउ रिड्यूस्ड कॉस्ट। रिड्यूस्ड कॉस्ट का मतलब क्या है कि ये अलाउ करता है अकम्प्लिश बाय मोर यूटिलाइजिंग फीवर रिसोर्सेज। ऑटोमेशन अलाउ क्या करता है? अकम्प्लिश मोर बाय यूटिलाइजिंग फीवर रिसोर्स। रिसोर्स कम है लेकिन फिर भी हम ज़्यादा काम कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम कम कॉस्ट में ज़्यादा अचीवमेंट कर पा रहे हैं। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि मशीनें ही हमारा काम कर देती है, मेन पावर जो है वो हट गई है, अब आ गई है मशीनों की पावर, जिसकी वजह से कम कॉस्ट में विदाउट ह्यूमन एरर हम ज़्यादा अचीवमेंट कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ बीपीए, इसको फैक्टर दैट अफेक्ट सक्सेस ऑफ बीपीए, मतलब बीपीए की सक्सेस के क्या फैक्टर हैं या फिर बीपीए का ऑब्जेक्टिव क्या है उसके लिए है। तो इसके लिए हमने क्या किया था, एक न्यूमेरिक सेट किया था, मैंने आपको बताया। चलो न्यूमेरिक छोड़ो, हम डायरेक्ट बात करते हैं। सीए ने आईटी पढ़ ली, तो सीए का मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी। तो सी कॉन्फिडेंशियलिटी की मतलब कि मेरी जो भी अकाउंट की डिटेल है, अमेजॉन की, मैं क्या खरीद रहा हूँ, क्या बेच रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ वो कॉन्फिडेंशियल है, सिर्फ मेरे को और अमेजॉन को पता होती है। अवेलेबिलिटी कि मैं कभी भी कैसे भी चेक कर सकता हूँ कि फाइनली आज मेरी कितनी सेल हुई, कितनी मैंने परचेज की, मेरा जो मटेरियल मैं जो मंगवा रहा हूँ वो कब तक मेरे घर पे ऑर्डर जो है वो आ जाएगा। इंटीग्रिटी कि मान लो अगर किसी मेरे ऑफिस स्टाफ ने या कि फैमिली मेम्बर ने देख भी लिया, लेकिन विदाउट मेरी परमिशन अब वो चीज़ें वहाँ पे चेंज नहीं होंगी, मेरा डाटा कोई थर्ड पर्सन चेंज नहीं कर सकता, ये बीपीए का होना चाहिए। ना टाइमलाइननेस, ये क्या कहता है कि भैया जो भी समय मैंने डिमांड किया है, जो भी चीज़ें मैंने डिमांड की है वो विथ इन अ टाइम पीरियड ही डिलीवर हो जानी चाहिए, उसके लिए मैं ज़रूरत से ज़्यादा समय आपको नहीं दे सकूंगा। और विथ इन अ पीरियड, जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन किया, ओटीपी आया, तो ओटीपी के लिए आप बैठे हुए हो और 10 मिनट ओटीपी आने में लग गए, यानी ये सक्सेसफुल बीपीए नहीं है, वो विथ इन अ टाइम आपका काम हो जाना चाहिए। नाउ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बीपीए में हमने बात की थी कि सबसे पहले तो प्लान करो कि आप बीपीए करना क्यों चाहते हो। तो इसके लिए भी मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया था, शायद मैं यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको, कोई नहीं, मैं वापस आता हूँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक जो डॉक्टर था, अब वो चाहता है कि वो अपनी सर्विस जो है वो क्या करे, एक मोबाइल ऐप के थ्रू अपनी कंसल्टेंसी जो है वो उसको देना स्टार्ट करे। तो डिफाइन बाय वी प्लान टू इम्प्लीमेंट बीपीए, हम ऑटोमेशन क्यों करना चाहते हैं? हम फिजिकल होने की जगह
फिजिकल मतलब कि फिजिकल प्रेजेंस की जगह मोबाइल ऐप को क्यों प्रेजेंट करना चाहते हैं, इसकी वजह जानिए। उसके बाद अंडरस्टैंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि आप अगर ऐसा करना चाहते हैं तो क्या जो हॉस्पिटल्स है या हॉस्पिटलों पे जो लगने वाला लॉ है क्या वो इसको अलाउ करता है, या फिर अगर आपको ऐसा कुछ काम करना है तो फाइनली आपको किन किन चीज़ों का लॉ रेगुलेशंस आपको पूरा करना पड़ेगा, ये आपको एक बार दिखना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आपने सोचा है, जो भी अब तक आपको समझ में आया है, जिस भी चीज़ को आप बीपीए करना चाहते हैं उसको एक बार लिख लो। लिखने से क्या होगा कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि फाइनली मैंने समझा क्या, ये सारी बातें कैसे होंगी। इसको आप पेपर पे, मेल पे, पीडीएफ पे एक तरीके से आप डिज़ाइन कर लो। फिर आप जो भी ऑब्जेक्टिव या गोल डिसाइड कर रहे हो बीपीए पाने का, मतलब बीपीए अगर आप मोबाइल ऐप बना लेते हो, अगर आप वेबसाइट बना लेते हो, उसका क्या फ़ायदा होगा। अगर आप एक अच्छी चीज़ें कर लेते हो तो उसका फ़ायदा क्या है। तो उसने कहा कि हमेशा फ़ायदे में आपको नोटिस करना है कि वो हमेशा आपके जो टारगेट्स हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं बीपीए लगाने के बाद करूँगा क्या। मेजरेबल होने चाहिए, मतलब क्वान्टिफेबल, कि सर मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लूँगा। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इज़ नॉट द आंसर। 10%, 20%, 50%, कितना अटेनेबल, जितना भी आप बोल रहे हो वो हकीकत में भी सच होने वाला हो। ऐसा नहीं हो कि आपने बोल दिया, सोच लिया, हो गया, नहीं, वो चीज़ें हकीकत में भी होनी चाहिए। नाउ रिलेवेंट होनी चाहिए। रिलेवेंट मतलब आपके काम को इंप्रूव करने वाली होनी चाहिए, कि मतलब बस आपने सब कुछ कर दिया और फायदा हुआ सिर्फ 1%, 10 करोड़ लगाने पे, तो इतना पैसा लगा के फायदा ही क्या हुआ। रिलेवेंट मतलब कि उससे सच में एक स्टार्टिंग स्क्रैच से एक वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। टाइमली मतलब जो भी आपने सोचा है उसे करने में अगर 100-200 साल लग गए तो भैया आप तो निकल जाओगे ना। ऐसा तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि आप कोई ऐसी चीज़ सोच रहे हो जिसमें 500 साल लग जाएं, आप जिंदा ही नहीं रहोगे तो आपका विजन पूरा कौन करेगा। तो ओवरऑल वो यही कह रहा है कि हर चीज़ जो आपने सोची है वो विद इन अ टाइम फ्रेम हो जानी चाहिए। नाउ एंगेज द बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट, आपके जो भी सीए हैं, आपके जो भी कंसल्टेंट हैं, आपके जो भी लॉयर हैं, उनसे एक बार आप बात करिए और पूछिए कि सर इस काम को मैं रियलिटी में कैसे लगाऊंगा। आपको वेबसाइट बनवानी है, आपको ऐप बनवाना है, आप एक कंसल्टेंट से बात करो कि सर ये कैसे पॉसिबल है और इसमें कितना समय, कैसे क्या खर्चा आएगा, सब बताइए। अब उसने कॉस्ट बता दी, एस्टिमेट आपको 5 करोड़, 50 लाख, 5 लाख जो भी बता दी, उसके हिसाब से रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखिए कि इस प्रोजेक्ट को लगाने पे जो मुझे फ़ायदा हो रहा है क्या वो उसकी कॉस्ट के इक्विवेलेंट है, क्या मैं इससे सच में फ़ायदा कर पाऊंगा या सिर्फ पैसे लगेंगे, फ़ायदा नहीं आएगा। दिस इज़ योर कैलकुलेशन। नाउ डेवलपिंग द बीपीए, आपने वेबसाइट और ऐप जो है बनाने का काम शुरू कर दिया। नाउ आपको टेस्टिंग करते रहना है कि हाँ भैया जो भी हमने बनाया है वो सच में वही काम कर रहा है जो मैंने सोचा था, या वो अपनी मर्जी से ही कुछ भी ऊट पटांग काम कर रहा है। अगर वैसा ही कर रहा है तो क्या वो उतनी ही रिजल्ट दे पा रहा है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। दिस इज टेस्टिंग द बीपीए। ओके माय डियर फ्रेंड, नाउ वी हैव अ ईआरपी। ईआरपी में क्वेश्चन कौन कौन पढ़ने हैं, सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन समझनी है, फिर इसके बेनिफिट समझने हैं, फिर हमें इसके कंपोनेंट समझने हैं। आइए सर देखते हैं एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। तो एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के लिए मैंने एक छोटा सा चार्ट आपके लिए बना के दिया था। अगर आपने बनाया हो तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं, मैं एक बार दोबारा से आपको रिकॉल करवा देता हूँ। अगर आपकी नोटबुक आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। ईआरएम की अगर हम बात करें तो डिफाइन करता है एक प्रोसेस ऑफ एंटिटी को, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर मैनेजमेंट जो अदर पर्सनल है जो डिसाइड करता है। इसका काम क्या होता है कि भैया आपको आइडेंटिफाई करना है उस रिस्क को जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ सकता है। तो जब भी आप स्ट्रैटेजी को सेट करोगे तो पहले ही कोशिश करो उस रिस्क को समझने की कि क्या क्या रिस्क हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हैं जो कि इफेक्ट कर सकता है एंटिटी और उसके मैनेजमेंट को। अब ये जो रिस्क है उसमें भी आपको रिस्क अपडेट चेक करना है कि कितना रिस्क मैं टॉलरेट कर सकता हूँ और कितने रिस्क को मुझे हैंडल ही करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कोई कंप्लायंस ही लगानी पड़ेगी। और इसके बाद हम रीजनेबल जो मैनेजमेंट है वो करेंगे कि भैया फाइनली हम कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाएं विदाउट रिस्क को आए। अगर रिस्क आए तो भी हम चला पाए, रिस्क ना आए तो और अच्छी बात है। और ये सारी एंटिटी के ऑब्जेक्टिव में बातें शामिल होनी चाहिए ताकि हम जो भी हमारा मकसद है, एंटिटी का जो ऑब्जेक्टिव है, जो अचीवमेंट है, वो हम फाइनली कर पाए। दिस इज योर ईआरएम। ओके, ये डेफिनेशन थी। इसी डेफिनेशन को यहाँ पे हमने मीनिंग में लिखा हुआ है पैराग्राफ में, और उसी को मैंने डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया ताकि आप इजीली इसको समझ पाए। नाउ बेनिफिट ऑफ ईआरएम। बेनिफिट क्या है सर? सबसे पहले तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैं कितने रिस्क को टॉलरेट कर सकता हूँ। उसके बाद वो कहता है कि कौन सा ऐसा मेजर रिस्क है जो मेरी ग्रोथ के बीच में आएगा, ये मुझे एडवांस में पता चल जाता है। उसके बाद है कि मुझे अगर पता चल गया कि इतना बड़ा रिस्क है और इसकी वजह से मुझे ये इशू आएगा तो मैं उसके लिए पहले ही क्या रिस्पॉन्स लूंगा, मुझे एडवांस में पता चल जाता है। उसके बाद मिनिमाइज ऑपरेशनल सरप्राइज एंड लॉसेस। मान लो कि अगर किसी बंदे को रिस्क आने का पता नहीं था, मान लो मेहमान आने वाले हैं, घर में आपने 4 रोटी बनाई, आपको पहले से ही पता है कि मेहमान आने वाले, आप एडिशनल 2-4 रोटी बना के रखोगे। अगर आपको नहीं पता है तो आपको बाद में बनानी पड़ेगी, टाइम भी एक्स्ट्रा लगेगा और मतलब कि अमाउंट भी वेस्ट होगा।
ठीक है। अगर पहले से पता है तो 2-4 वैरायटी उसी टाइम में बना लेंगे। तो इसी तरीके से कि कोई लॉस अगर पहले से आने वाला है, तैयारी अच्छी होगी तो हम उसे इजीली हैंडल कर पाएंगे, ये बेनिफिट हो जाता है। नाउ आइडेंटिफाई एंड मैनेज क्रॉस एंटरप्राइजेज रिस्क। ये क्या कहता है कि एक रिस्क के क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं वो आपको एडवांस में पता चल जाता है। उसके बाद प्रोवाइड इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स टू द मल्टीपल रिस्क, कि उसी रिस्क को एक ही इंपैक्ट की वजह से, एक रिस्क की वजह से सब जगह इंपैक्ट गया है, तो कैसे उस इंपैक्ट को और कैसे उस रिस्क को घटाया जाए, ये आप एडवांस में समझ पाते हैं। अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि कोई बंदा अगर रिस्क को हैंडल नहीं कर पाता तो उसकी अपॉर्चुनिटी लूज हो जाती है, लेकिन आपको पहले से पता है रिस्क क्या है तो आपकी अपॉर्चुनिटी कभी भी लूज नहीं होगी, आप हमेशा अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर पाओगे। रैशनलाइज कैपिटल, कि आप हर जगह पैसे नहीं लगाते फिरोगे, आपको पता होगा कि इस जगह लगाने पे ये रिस्क मैनेज हो सकता है, तो आप उस रिस्क को हमेशा मैनेज करोगे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा इंपैक्ट में डालता है। और कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में परेशान कर सकते हैं, लेकिन अभी उसका कोई रिलेवेंस नहीं है उसको मैनेज करने का, तो आप अपने पैसे वहां लगाओगे ऑलवेज जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा सपोर्ट करता है। अगर कोई भी रिस्क ऐसा है जो सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई भी रिस्क ऐसा है कि मान के चलो कि फ्यूचर में आ जाएगा तो देख लेंगे, हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, तो उस रिस्क को हम टॉलरेट कर देते हैं। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ ईआरएम, कि ईआरएम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले इंटरनल एनवायरनमेंट। सबसे पहले आप ये पूछो कि जो हमारा बिजनेस है, जो हमारे टॉप लेवल है, वो फाइनली करना क्या चाहते हैं, अचीव क्या करना चाहते हैं। अब जो भी वो अचीव करना चाहते हैं, आपने रिस्क को तो पहले ही समझ लिया है, तो अपनी स्ट्रैटेजी में उस रिस्क को पहले से ही शामिल करके रखो कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो मैं ऐसे चीज़ों को मैनेज कर लूंगा। नाउ इवेंट आइडेंटिफिकेशन, A to Z जितने भी रिस्क हो सकते हैं उसको कैलकुलेट करिए कि इसमें से कौन कौन से रिस्क मेरे को टोटल होने वाले हैं, अपनी टारगेट को अचीव करने के बीच में कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं। नाउ रिस्क असेसमेंट, अब ये देखो कि वो कौन से रिस्क हैं जो छोटे रिस्क हैं जिसे मैं इग्नोर कर सकता हूं। नाउ अब वो कौन से रिस्क हैं जो ऐसे रिस्क हैं जिसे मुझे हैंडल ही करना पड़ेगा। अब नाउ वी हैव अ रिस्क रिस्पॉन्स, कि भैया उन रिस्क जिससे आपकी वजह से डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि दिक्कत हो सकती है, तो मोर रिस्क का मतलब क्या है कि जो रिस्क आपको ज़्यादा टफ लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से दिक्कत हो सकती है, तो उसको पहले ही स्टार्टिंग से ही मैनेज करना, हैंडल करना आप शुरुआत कर दें और उसको आज ही देखो कि फ्यूचर में इसके इंपैक्ट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए मतलब अब एक्शन प्लान बनाइए। अब तक आपने सारी थियरी पढ़ ली, अब एक्शन प्लान बनाइए, पैसा लगाइए और उस रिस्क को रोकने के लिए आज से स्टार्ट कर दीजिए। इन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कि जो भी जानकारी आपके पास है टॉप से लेकर बॉटम तक सबको बता दो, इस वजह से ऐसा रिस्क होता है, कृपया करके ये रिस्क ना हो। तो आप सभी हमें इसके लिए कॉर्पोरेट करेंगे। उसके बाद मॉनिटरिंग करेंगे, यानी ऑन गोइंग मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, कि आप शुरू से ही ये बात मद्देनजर रखेंगे, इस वजह से ऐसी दिक्कत होती है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपने एक बार ईआरएम बना दिया, इसका मतलब ये नहीं है आपकी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सेफ रहेगी। आपको ऑनगोइंग हमेशा चेक करता रहना पड़ेगा, इस वजह से ऐसा हो सकता है, इस वजह से ऐसा हो सकता है, तो मुझे इन चीज़ों को इस लेवल तक अब ऐसे टॉलरेट करना होगा। दिस इज योर मॉनिटरिंग। नाउ रिस्क एंड इट्स मैनेजमेंट, तो ये सिंपल सी बात है कि वो कौन कौन से रिस्क हैं जिसे आपको मैनेज करना पड़ता है। तो पहले तो रिस्क समझिए और उसका सिग्निफिकेंट समझिए कि हर, कहते हैं अब चींटी को मारने के लिए तलवार का यूज़ नहीं किया जाता, इसी तरीके से हर रिस्क को आपको समझना पड़ेगा कि ये रिस्क मेरे लिए ज़्यादा हैवी है, ये रिस्क मेरे लिए कम हैवी है, उसके अकॉर्डिंग मुझे चीज़ें प्लान करनी पड़ेंगी। नाउ सोर्स ऑफ रिस्क, सोर्स ऑफ रिस्क मतलब कोई भी रिस्क आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है ह्यूमन बिहेवियर हो, नेचुरल इवेंट हो, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस हो, टेक्नोलॉजिकल इशू हो, मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हो, कंट्रोल एंड इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ हो, बहुत अलग अलग टाइप के आपके रिस्क हो सकते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसके लिए वरी मत होना। क्वेश्चन आएगा टाइप ऑफ रिस्क, कितने टाइप के रिस्क होते हैं। सबसे पहले अब इसमें देखो, मैंने आपको इस तरीके से इसको पढ़ाया था, अगर आप रिकॉल कर पाओ तो। बिजनेस रिस्क में है, अरे एसएम पढ़ाया क्या, एफएम कराया क्या, लॉ को समझाया क्या, धंधे को, बिजनेस को समझ में आया क्या, क्या धंधे में होने वाले रिस्क को समझा क्या, अगर कुछ बचा तो उसको हैंडल कर लेंगे क्या। मतलब इस तरीके से रैप बना के मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की थी कि भैया आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या क्या फाइनेंशियल रिस्क हो सकते हैं। अगर फाइनेंस की समझ नहीं है तो फाइनेंशियल रिस्क होगा, स्ट्रैटेजी गलत बनाई तो स्ट्रैटेजी रिस्क होगा, अगर आपने लॉ को नहीं समझा हो, लॉ को अगर तोड़ दिया तो उसके हिसाब से भी एक रिस्क हो सकता है। अगर आपको धंधे की सूझबूझ नहीं है, क्लाइंट को कैसे मैनेज किया जाता है, कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है, कैसे ओवरऑल हैंडल किया जाता है, तो ये आपका ऑपरेशनल रिस्क होगा। उसके बाद है आपका हजार्डस रिस्क, मतलब कि जो भगवान जी, मैंने OMG मूवी का रेफरेंस दिया था कि भैया जो कांची जी होते हैं उनकी दुकान जो है वो टूट जाती है, नेचुरल रिस्क हो जाता है, हजार्डस रिस्क हो जाता है कि फाइनली चीज़ें मैनेज कैसे होंगी अगर भगवान ने भूकंप या ऐसा कुछ करा दिया। लेकिन हाँ, इसका इंश्योरेंस आप ले सकते हो। अब ऊपर कोई भी रिस्क, अगर ऊपर वाली चीज़ों में कोई भी रिस्क कवर्ड नहीं होता है तो फाइनली जो है यहाँ पे आप रेजिडुअल रिस्क में इसे डाल सकते हो जो ऊपर कवर्ड नहीं हुआ है। नाउ टेक्नोलॉजिकल रिस्क, टेक्नोलॉजिकल रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं सर।
टेक्नोलॉजिकल रिस्क आपके हो सकते हैं ऑब्सोलेंस ऑफ द टेक्नोलॉजी। आपने कोई टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप कराई है और वो ऑब्सोलेट हो गई, आउट ऑफ डेट हो गई। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम, आपने बहुत सारी चीज़ें डेवलप करा दी लेकिन वो आपसे मैनेज नहीं हो पा रही, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम हो जाएगा। कंट्रोल्स फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टेक्नोलॉजी सिस्टम, वो कह रहा है कि जितने ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आप दूसरों पर डिपेंडेंट होते जाओगे। उसके बाद है प्रॉपर अलाइनमेंट, कि सारी टेक्नोलॉजी जो भी बनाई है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करने वाली होनी चाहिए और लॉ और रेगुलेशंस को पूरी करने वाली होनी चाहिए। नाउ वेंडर्स ड्यू एंड कंसंट्रेशन रिस्क, ये कहता है कि जितने ज़्यादा वेंडर्स होंगे, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी, उतना ज़्यादा आपको उन पर डिपेंडेंट होना होगा। कोई भी अपडेट आएगा, कोई भी गूगल पॉलिसी चेंज होगी, कुछ भी होगा, कोई भी दिक्कत आ गई तो जब तक वो आके सॉल्व नहीं करेंगे आपका धंधा जो है वो मंदा हो जाएगा। कंसंट्रेशन रिस्क ये है, अलग अलग वेंडर हैं, अब आपस में कौन कब आ रहा है, कौन कैसे आ रहा है, कौन मेरी चीज़ें जल्दी ठीक कर रहा है, किसका काम ज़्यादा सही है। तो जितने ज़्यादा रिस्क होंगे मतलब जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ा रहेगा, उतने ज़्यादा वेंडर्स होंगे आपके, और उन सबको आपस में एक साथ ला के काम करवाना आपके लिए थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाएगा। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, किस काम की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा नहीं। अब कोई अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा नहीं तो दिक्कत ये आएगी कि भैया किसने काम कर दिया, किससे गलती होगी, आपको पता चलेगा नहीं। उसके बाद एक्सटर्नल साइबर फ्रॉड या क्राइम, मतलब है, इसमें हमने बात की थी हैकिंग की, कि सामने वाला बंदा ही आपका सिस्टम हैक करना चाहता है, आपके वाईफाई, आपके पासवर्ड, किसी भी तरीके से, तो भी आपके लिए एक रिस्क है। उसके बाद इंटरनल एम्प्लॉय, आपका इंटरनल एम्प्लॉय ही आपकी चीज़ों को लीक कर रहा है, ये भी आपके लिए ठीक है सर, खतरे की बात हो सकती है। सोशल इंजीनियरिंग रिस्क, इसमें ये है कि जैसे पेटीएम फ्रॉड, OLX फ्रॉड, कॉल आता है जी आपका KYC वेरिफिकेशन कराना है, आपके पैसे लूट लिए जाते हैं, ये एक रिस्क है। उसके बाद सिस्टम आर्किटेक्चर, आपने सब कुछ कर लिया लेकिन एक आर्किटेक्चर प्रॉपर नहीं रखा कि किस रिस्क को कैसे मैनेज करना है, तो ओवरऑल आपके बिजनेस में आपको दिक्कत आएगी। नाउ आई हैव अ सेकंड थिंग, दैट इज कंटिन्यू टू द बिजनेस प्रोसेस, यानी जो भी चीज़ें आप करोगे उसका बैकअप लेके चलना होगा। अगर आपने नहीं चीज़ें मैनेज की तो भैया आपका जो धंधा है वो बंदा हो जाएगा। यानी ओवरऑल यही कहूँगा, बैकअप नहीं लिया तो जितना भी काम किया था सब कराए पे आपका पानी फिर जाएगा। ना डाटा रिलेटेड रिस्क कौन कौन से हैं सर, इसने हमने कुछ टर्म्स बताई है। सबसे पहले है कि रिस्क आप क्या करो सर, मैनेज करो रिस्क को, कि आपको ये समझो कि कौन सा रिस्क बड़ा है, कौन सा रिस्क छोटा है, दिस इज रिस्क मैनेजमेंट। फिर आप ये समझो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन की असेट कौन सी है। असेट ऑलवेज वो होती है जिसकी कुछ वैल्यू होती है, जो कि रिप्लेस नहीं होती, जिसके खोने पे आपको दुख होगा। वनरेबिलिटी का मतलब ये है कि आपको सिक्योरिटी लगानी थी, आपको रिस्क मैनेज करना था, आपने नहीं किया। आपने मतलब 100% आपको सिक्योरिटी लगानी थी, आपने सिर्फ 50% सिक्योरिटी लगाई, दिस इज योर वनरेबिलिटी। उसके बाद थ्रेट, कि जो 50% आपने सिक्योरिटी नहीं लगाई थी, चोर वहीं से आ सकता है, योर थ्रेट। एक्सपोजर मतलब कि 50% मैंने सिक्योरिटी नहीं लगाई थी, उसकी वजह से मुझे 10% का नुकसान हो रहा है, ये है एक्सपोजर। उसके बाद है लाइकलीहुड, मतलब इसकी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 10% 5%, ये मेरा लाइकलीहुड होगा। अटैक मतलब है कोई भी बंदा जिसने हैकिंग किया, कुछ भी किया और अनऑथराइज एक्सेस करने की कोशिश की मेरे सिस्टम पे, दैट इज योर अटैक। नाउ वी हैव अ काउंटर मेजर मतलब मैंने उसे रोकने के लिए क्या स्टेप लिए, दिस इज योर काउंटर मेजर। नाउ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या है सर, एक है टॉलरेट, एक है टर्मिनेट, एक है ट्रांसफर, एक है इसको इस तरीके से बोल दो कि एक है, और इजी टर्म लेते हैं आपका, एक है थ्रेट, एक है एलिमिनेट, एक है शेयर कर दो और एक है मिटिगेट कर दो। तो हमने इसके लिए लिखा था तेज को बोलो SMB, ठीक है सर। SMB बहुत बड़ा अच्छा सब्जेक्ट होता है, तो एक थोड़ा सा हमने न्यूमेरिक बनाया था, आप टेंशन मतलब उसको, अगर आपको नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं, नॉलेज लेते हैं। टॉलरेट मतलब कोशिश करो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इतने स्ट्रांग बनाओ कि रिस्क कैसा भी आ जाए हम उसको मैनेज कर पाएं। इलिमिनेट कि भैया कि अगर आपको रिस्क लग रहा है कि वो आपको बार बार परेशान कर रहा है तो वो काम करना ही बंद कर दो। शेयर मतलब आप क्या करो कि इसका इंश्योरेंस ले लो या उसी रिस्क को आपस में 2 पार्टनर मिलकर बांट लो कि ऐसा हुआ तो हम दोनों आपस में मैनेज कर लेंगे। मिटिगेट मतलब वो रिस्क आपको बार बार परेशान कर रहा है तो उसको धंधा मत बंद करो, उसके लिए एक अच्छा सा स्टेप लो ताकि आप चीज़ें होने से रोक सको। नाउ द लास्ट दैट इज टर्न बैक। टर्न बैक का मतलब क्या है कि भैया आप ऐसा डिसीजन लो कि ओवरऑल रिस्क का जो है वो पूरा लो हो जाए। नाउ वी हैव कंट्रोल्स। कंट्रोल हमने ऐसे 315 में बात की थी कि भैया कंट्रोल होता क्या है। कंट्रोल के लिए मैंने आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश की होगी, चलो कोई नहीं, हम शॉर्ट नोट नहीं पढ़ते, कुछ बच्चों के पास नोट्स होंगे नहीं, दिक्कत आएगी। ऐसे 315 ओवरऑल यही कहता है कि भैया आप कहीं भी जा रहे हो पहले आप चेक कर लो
आपकी पॉलिसीज़ क्या है, आपके प्रोसीजर क्या है, आपके प्रैक्टिसेस क्या है, और ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर को, इन चीज़ों को समझो। और फिर ये देखो क्या रीजनेबल एश्योरेंस आ रही है, क्या उन्होंने अकाउंट सबसे बनाए हैं, क्या उन्होंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लगाया है। हर चीज़ों को आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। इंटरनल कंट्रोल में प्लान करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा इंटरनल कंट्रोल है या नहीं है। उसके बाद चेक करना पड़ेगा अगर नहीं है तो कितना खतरा है, अगर है तो क्या वो इफेक्टिव है या इनइफेक्टिव है। दिस इज SA 315। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है सर, आपको मैनुअल कंट्रोल समझना पड़ेगा कि भैया वो चीज़ें कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऑटोमेटेड कंट्रोल समझना पड़ेगा कि अगर उन्होंने सिस्टम लगाए हैं, मशीन्स लगाई हैं, तो फाइनली वो कितना इफेक्टिव है। सेमी ऑटोमेटेड कंट्रोल आपको समझना पड़ेगा कि चीज़ें अपने आप हो रही हैं तो वो कैसे होती हैं। आपको उनके परचेज के पैटर्न, गुड रिसिप्ट के पैटर्न को समझना पड़ेगा, जिसके लिए एक डायग्राम मैंने आपको दिया था कि मान लो परचेज हुई तो परचेज रिक्वेशन हुआ, क्रेडिट परचेज ऑर्डर हुआ, इनपुट परचेज ऑर्डर हुआ, फिर परचेज ऑर्डर हुआ, फिर वेंडर के पास डिटेल्स गई, फिर उसको गुड रिसिप्ट करवाया गया, फिर इनपुट रिसिप्ट इन्फॉर्मेशन दी गई, फिर वेंडर के पास इसकी इनवाइस प्रोसेसिंग के लिए भेजा गया, फिर इनपुट वाइस डिटेल डाली गई, फिर रिकंसाइल हुआ, फिर अकाउंट पेबल हुआ, फिर वेंडर इनवाइस पेमेंट हुई। तो ये सारी डिटेल्स पे हमें कंट्रोल को चेक करना होगा कि ये सारी चीज़ें तरीके से हो रही है या नहीं हो रही हैं। अब है क्वेश्चन इंटरनल कंट्रोल SA 315। तो इंटरनल कंट्रोल ये क्या है सर, वो सिस्टम के पॉलिसीज और प्रोसीजर जो कि उसके ऑब्जेक्टिव और गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं, और मैनेजमेंट का बिलीव है कि वो सारे अपने फंक्शनिंग जो है अच्छे से कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में देखना है कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी कैसी है, हम उस पर रिलायबल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसकी रिपोर्टिंग पॉलिसीज क्या है, लॉ और रेगुलेशंस क्या है, और असेट्स को मैनेज करने के लिए प्रॉपर सेफगार्ड लगाए गए हैं या नहीं लगाए हैं। एग्जाम के लिए 5 स्टार क्वेश्चन और ICAI ने ऑलरेडी पूछ रखा है। दैट इज क्वेश्चन है कि 5 कंपोनेंट बताइए SA 315 के अकॉर्डिंग। सबसे पहला है कंट्रोल इन्वायरमेंट। कंट्रोल इन्वायरमेंट क्या कहता है मेरे दोस्त, कंट्रोल इन्वायरमेंट कहता है कि इट इज अ सेट ऑफ द स्टैंडर्ड प्रोसेसेस और स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड बेसिस फॉर कैरिंग आउट द इंटरनल कंट्रोल अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। आप ये देखो कि भैया जो वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं उस पर कंट्रोल है या नहीं, मतलब ऑपरेशनल जो वर्क है उस पर कंट्रोल है या नहीं। जो भी चीज़ें उन्होंने डिज़ाइन की है, लेट सपोज कैश है, कैश क्या कोई भी बंदा निकाल सकता है या वहाँ प्रॉपर अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी है तो ऑथराइज्ड हो सिग्नेचर के बाद ही वो करते हैं, या कोई भी बंदा कहता है भाई कल दे दूंगा तो उसको दे देता है। ये सारी चीज़ें कंट्रोल इन्वायरमेंट में आती है। उसके बाद रिस्क असेसमेंट, आपको ये चेक करना है कि इंटरनल कंट्रोल लगा है या नहीं लगा है, नहीं लगा है तो कितना रिस्क है, अगर लगा है तो वो इफेक्टिव है इनइफेक्टिव है, फिर उसके हिसाब से आपको देखना है कि यहाँ कितना रिस्क हो सकता है ना। आपको कंट्रोल एक्टिविटीज़ लगानी है कि आपको ये समझना है कि वो जो कंट्रोल लगा रहे हैं वो इफेक्टिव हैं भी या नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है तो आप इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन देखो कि इसका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, गलतियाँ हैं तो उसे ठीक करा जा रहा है या नहीं करा जा रहा है। उसके बाद मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी कंट्रोल्स लगाए हैं वो सच में काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए देखो थोड़ा सा आपको ऑडिट का पता होना चाहिए, नहीं पता है तो थोड़ी दिक्कत आएगी। अगर आपने ऑडिट पढ़ रखा है तो आपको अब तक समझ में आ चुका होगा ना। लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इसे हमने ऑडिट में पढ़ रखा है कि ये देखो सबसे पहले कॉल्यूजन ऑफ एम्प्लॉय नहीं, आपने इसमें मिली भगत कर रखी है, एक दूसरे को झूठ के छिपा रहे हैं। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल जो है सर, ट्रांजेक्शन जो हो सकती है अनयूजुअल नेचर हो सकती है। अनयूजुअल नेचर मतलब हमें लग रहा है कि यार ये जेन्युइन है, और कई बार लग सकता है हमें लगता है अनयूजुअल है, लेकिन वो कहते हैं नहीं सर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा ही काम होता है। तो ये लिमिटेशंस है। और सबसे बड़ी बात है कॉस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कि भैया इंटरनल कंट्रोल मैनेज सबके करने की बात नहीं है, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल होगा उतनी ज़्यादा कॉस्ट भी आती है। दूसरी बात है ह्यूमन एरर, भैया हम तो इंसान हैं, गलती के पुतले, इसलिए गलती तो करते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइजिंग द इंटरनल कंट्रोल कुड अब्यूज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कोई बंदा अकाउंटेंट है या फिर मैनेजर है और वही इसको मिसमैनिपुलेट कराना चाहेगा तो करवा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि भैया एस्टीमेट और जजमेंट जो भी हैं वो मैनेजमेंट के हैं, तो मैनेजमेंट ने ही अपनी लंका बना रखी है, तो उस लंका में वो सोने की बनाई या पानी की, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब कि आप जो है वो जस्ट एक ऑडिटर हैं, तो आप ऑडिटर की तरह ही काम करके आएंगे। तो ये जो पोर्शन था आपका पूरा, यहाँ से इसको आप लिख सकते हो कि अगर आपका SA 315 पढ़ा हुआ है तो आप इसे EIS में स्किप कर सकते हो। डाटा फ्लो डायग्राम मैंने कहा था कि मैं अब ये नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ये मैं आपको फ्लो चार्ट का जब टॉपिक कराऊंगा तब कराऊंगा, इसलिए मैंने इसको अभी छोड़ दिया था बीच में। ओके, नाउ मेरे पास दोस्त ये रिस्क वगैरह है, ये भी मैंने आपसे कहा था कि हम इसे पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, रिवीजन में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद में। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेटरी एंड द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। सर कौन कौन सी चीज़ें माननी पड़ती है, तो इसमें देखो ओवरऑल 3 चीज़ें हैं। जैसे बोर्ड ऑफ रिपोर्ट में जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो लिखते हैं सेक्शन 134 के अंदर कि जो भी गोइंग कंसर्न लग रहा होगा सर हम उसे 100% अप्लाई करेंगे। कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसकी पॉलिसी स्टैंडर्ड्स जो ऑडिट के हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसे हम कंप्लाई करेंगे। हमने जितने भी लॉ रेगुलेशंस हैं प्रॉपर किया है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वर्क प्रॉपर किया है, इंटरनल कंट्रोल हमने प्रॉपर लगाया है। अब क्वेश्चन आया इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर लगाया है यानी आपने सिक्योरिटी को ध्यान में रखा है। अगर आपकी सिक्योरिटी सही नहीं है, अगर आपका काम सही नहीं है मेरे दोस्त,
तो हम आपको पकड़ सकते हैं और हम कह सकते हैं कि आपने मैनेजमेंट जी धोखा दिया है, हमें आपने झूठ बोला है। ओवरऑल यही कहने का मतलब है कि अगर इंटरनल कंट्रोल में कोई पंगा आया तो हम आपका जो गिरेबान है, आपका जो कॉलर है वो पकड़ेंगे और आपको जेल में भर्ती कर देंगे। हम बोल देंगे कि आपने अपने काम का पालन नहीं किया। इसी तरीके से पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर के बारे में सेक्शन 143 के बारे में बताया गया है और वो ये कहता है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जाए इंटरनल कंट्रोल को चेक करे। अगर वो कहता है कि भैया इनकी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, इंटरनल कंट्रोल तो बहुत अच्छा है, तो ऑडिटर भैया की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि अगर आप कह रहे हो इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा है और फिर उसमें अगर कोई गलती पाई गई तो भैया आप भी रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ के लिए हो जाओगे। नाउ माय डियर फ्रेंड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोला जाता है कि रूल्स एंड प्रैक्टिसेस को, कंपनी के रिलेशनशिप को, सबको प्रॉपर फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी के साथ फॉलो करो ताकि सारे स्टेक होल्डर्स जो है आपसे सहमत हो सकें। नाउ वी हैव कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, इसके बारे में मैंने आपको समरी में मैं आपको समझा देता हूँ होता क्या है। पहला है कॉमन साइबर क्राइम सिनेरियो। अब देखो, इसके लिए मैं थोड़ा सा स्टडी मेट पे आपके लिए आना चाहूँगा और इससे क्या होगा कि आपको क्लियर हो जाएगा। एक ही बार पढ़ना सर मेरे साथ रिवीजन में, इसको बार बार खुद से मत पढ़ते रहना, ठीक है। कॉमन रिलेटेड ऑफेंसेस में मैं आपको ये समझाऊंगा और ये 5 स्टार देना, और इस रिवीजन में अगर एक बार दिमाग में सेट हो गया आपके तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें वो क्या कहता है कि जैसे आप फेक प्रोफाइल लगाते हो, आप किसी लड़की की फेक प्रोफाइल लगा देते हो, उसके नाम से लड़कों को मैसेज करते हो बेबी आई लव यू सोना मोना नोना, तो ये गलत बात है। आप ये क्या कर रहे हो सर, हरासमेंट कर रहे हो, उस लड़की की जो इमेज है उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हो, ये बहुत गलत है। ईमेल अकाउंट हैकिंग, अब मेरा ईमेल आपके पास है सी ड्रीमर दी एवेंजर, आप उसका पासवर्ड कुछ गलत टाइप करते हो और आपको मिल गया और आप किसी को गलत मेल भेज देते हो, या मेरे ऑफिस के एम्प्लॉई हैं उनके पास अगर ये लॉगिन है और उसको गलत भेज देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा सर, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस हो गया। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, अब आप मेरी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स पूछते हो, सर आपका कार्ड एक्सपायर हो गया, ऐसा हो गया, केवाईसी वेरिफिकेशन करवाना है, और फिर आप मिसयूज करते हो, वो भी गलत है। वेब डिफेंसमेंट, जिसमें आप मेरी वेबसाइट पे कुछ गलत चीज़ें डाल देते हो, मतलब कि आप पोर्नोग्राफिक पिक्चर्स या डिफेमेटरी पेजेस कुछ ऐसा ऐड कर देते हो जिससे मेरी इमेज खराब होती है, तो वो भी गलत माना जाता है। अब किसी के सिस्टम में वायरस डालना, बॉम्ब्स डालना, बैकडोर्स डालना, रोडकेस डालना, ट्रॉन्स डालना, बग्स डालना, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ें जिससे उसके सिस्टम को, उसके इंटरनल कंट्रोल को इफेक्ट होता है, ये भी गलत माना जाता है। उसके बाद साइबर टेररिज्म, इसमें क्या बोलता है कि मान लो कुछ मैनी टेररिस्ट हैं, वो वर्चुअल ड्राइव या FTP साइट्स जो हैं वो फिजिकल स्टोरेज मीडिया की यूज़ करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन जो है छुपाते हैं या रिकॉर्ड ऑफ देयर इलिसिट बिजनेस। मतलब क्या है कि ओवरऑल वो ये कह रहे हैं कि आप कोई ऐसी साइट बना रहे हो कुछ इलीगल काम करने के लिए, तो उसको भी गलत माना जाता है। ऑनलाइन सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल उसका सपोर्टिव है, जैसे आप नारकोटिक या ड्रग्स वगैरह, वेपन्स वगैरह बेचने की कोशिश करोगे, ये भी गलत माना जाता है। साइबर पोर्नोग्राफी, अगर आप पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कोई भी इलीगल काम करते हो किसी भी कंट्री में, देखो किसी कंट्री में इलीगल माना जाता है, किसी में नहीं माना जाता है, तो जिस कंपनी में इलीगल माना जाता है उसके लिए ये क्या है, एक घोर पाप है, इसके लिए आपको सजा हो सकती है। उसके बाद फिशिंग एंड ईमेल स्कीम, इसमें क्या होता है, आपके पास मेल आता है कि मेरे भैया आपको ना 2 लाख 4 लाख 5 लाख जो रुपए हैं आप जीत चुके हो, और आप उस लालच में क्या करते हो, उसको सब्सक्राइब कर लेते हो और आप फंस जाते हो। तो वही चीज़ है कि आप अपनी डिटेल्स, क्रेडेंशियल्स, अपनी ID सब कुछ डाल देते हो बस इस चक्कर में कि मुझे 2 लाख रुपए जीतने हैं, ये भी गलत है। आपकी भी गलती है, सामने वाले की भी गलती है कि उसे ऐसे मेल नहीं करनी चाहिए। उसके बाद थेफ्ट टू द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, कि आप अगर मेरी मतलब कि मेरे एम्प्लॉय जो हैं मुझे डाउन करने के लिए अगर मेरी इन्फॉर्मेशन चुरा के किसी और को देते हैं और मेरे कस्टमर मतलब कि मेरे कंप्यूटर ने उसको पे किए रुपए, इसे भी गलत माना जाता है। सोर्स कोड थेफ्ट, जैसे कुछ मोबाइल ऐप, कुछ वेबसाइट जो होती है सोर्स कोड के बेस पे बनती है, अब आप उसको लीक करते हो, सॉफ्टवेयर कंपनी में हो गया कहीं पे, इसको गलत माना जाता है। उसके बाद है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में देखो, पहला इसने बताया कि एक ट्रेडिशनल थेफ्ट होता था, एक बंदा दूसरे के घर में गया फिर जाके चोरी की। अब क्या होता है कि आप ऑनलाइन उसके सिस्टम में घर में भी नहीं गए, बस ऑनलाइन ही आपने सर्वर का यूज़ करके उसको हैक कर दिया, तो ये साइबर क्राइम माना जाता है। अब एडवांटेज ऑफ द साइबर क्राइम क्या है, 5 स्टार है, ये खुद से ऊपर से पढ़ लेना, मैं कुछ पॉइंट से डिस्कस कर देता हूँ। कि अगर कोई ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहा है, इसको वैलिड माना गया है इसके थ्रू। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कर रहा है, उसको अब दिया गया है पावर कि हाँ भैया ये सही कर रहा है, आप इससे परचेज कर सकते हो। अगर आपको धोखा हो दिया गया, कुछ भी गलत किया गया, तो वी आर सपोर्टिंग टू यू। नाउ माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट है डिजिटल सिग्नेचर। पहले क्या था कि डिजिटल सिग्नेचर को वैलिड नहीं माना जाता था, आपको पर्टिकुलरली खुद से फिजिकल प्रेजेंट होकर साइन करना पड़ता था। अब डिजिटल सिग्नेचर को भी वैलिड माना जाता है। नाउ एक्ट थ्रू ओपन दी डोर्स तो कॉर्पोरेट कंपनीज के डिजिटल सिग्नेचर्स वगैरह को, बिजनेस को सर्टिफाई वगैरह करने को अब लीगल जो है वो माना जाता है। अब जो गवर्नमेंट है वो इशू करती है नोटिफिकेशन, वेब दस
हेरल्डिंग ई गवर्नेंस, मतलब कह रहा है कि अब जीएसटी और इनकम टैक्स की रिटर्न्स भी ऑनलाइन फाइल होने लग गई है। उसके बाद इसने बोला है कोई भी एक्ट जो भी कंपनी लॉ पे अप्लाई होता है, ऑफिस पे, अथॉरिटी पे, बॉडी पे, एजेंसी पे, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के थ्रू आप काम कर रहे हो सबको आज के समय में लीगल माना जाता है। कोई भी इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं सिक्योरिटीज़ वगैरह की, अगर आप उसको डील करवाते हो इसको भी वैलिड माना जाता है। और उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर के बारे में ही दोबारा से कहा गया है। तो 2-4-5 फायदे आप थोड़ा सा याद कर लेना, एग्जाम में लिखने में हेल्प मिलेगी। नाउ वी हैव अ टॉपिक ऑफ अ प्राइवेसी। प्राइवेसी में ये कहा गया है किसी का जो डाटा है, कंप्यूटर का डाटाबेस है, जैसे मेरे वीडियोस हैं, जैसे मेरी ये पीडीएफ फाइल है, आप कोई भी इसको लीक नहीं करा सकता, ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ना नॉर्मल फॉर्म में। ये अगर आप करोगे तो सिविल लाइबिलिटी सबकी है कि भैया आप किसी के पर्सनल डाटा को एक्सेस ना करें। जैसे मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ, पिन डाल रहा हूँ, आप उसे देख रहे हो, ये भी आप प्राइवेसी को हार्म कर रहे हो। और सिंपल सी बात यहाँ पे ये कहा गया है कि किसी भी सिस्टम को आप ये कह रहे हो कि सर मैंने उसकी फाइल बस कॉपी की थी, चोरी नहीं की थी, उसकी फाइल अभी भी उसके पास है, तो इसको भी प्राइवेसी को हार्म करना कहा जाता है। ये यहाँ पे थोड़ा बताया गया है। नाउ प्राइवेसी पॉलिसी मैंने कहा था सेल्फ है, आप थोड़ा सा इसको पढ़ लेना। इसके बाद यहाँ पे है सेंसिटिव पर्सनल डाटा इन्फॉर्मेशन। इसके लिए मैं 1-2 लाइन आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा आप आ जाइए डेफिनेशन की हेडिंग के बाद, डेफिनेशन ऑफ पर्सनल एंड सेंसिटिव पर्सनल डाटा 2I। ये क्या कहता है कि ये कहता है इन्फॉर्मेशन डाटा जो कि नेचुरल पर्सन की हो सकती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लेट सपोज कोई भी बंदा है, हॉस्पिटल में गया, उसने डॉक्टर को अपनी पर्सनल इशू बताई, वहाँ पे एक नर्स भी खड़ी थी, नर्स ने सारी बातें सुन ली। अब वो बाहर जाके बोलती कि यार इस बंदे को ना ये वाली प्रॉब्लम है, इससे थोड़ा सा दूर रहना, और पता नहीं इसने कितने गंदे काम किए होंगे, इसको ये हो गया। अब आप उसको इस बारे में जाके कुछ गलत बोल रहे हो, तो ये बहुत ही गलत बात है कि वो प्राइवेट बातें थी। लेट सपोज मैं मीटिंग में था, मैं मीटिंग में अपने क्लाइंट से जो भी बातें कर रहा हूँ, अब वो क्लाइंट आगे बाहर जाके किसी को कुछ बताया कि यार ये तो ऐसे ऐसे काम करता है, तो ये भी आपके सेंसिटिव पर्सनल डाटा को इफेक्ट करना होता है। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे 43A जो है ये आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, आप देख सकते हो। और उसके बाद है रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है सेंसिटिव पर्सनल डाटा के लिए बनाया गया है, रूल्स 2011 सेक्शन 43A। क्या होता है ये थोड़ा सा आप इस पे कमांड बनाइएगा, आपके फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ चैप्टर जो है यहाँ पे एंड होता है, लेकिन चैप्टर अभी एंड नहीं हुआ है, अभी हमें थोड़ा सा काम और करना है। वो है सर ये वाली बातें, ये वाली बातें जो हैं ये हैं रूल्स आपके ओवरऑल रिस्क एंड कंट्रोल। तो रिस्क एंड कंट्रोल के लिए आप जो है ये डाटा मेरे साथ देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोक्योरिटी पे रिस्क एंड कंट्रोल्स वगैरह वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, अब मैं एक बार कैमरे के साथ सामने आता हूँ आपके लिए, ठीक है सर। अब ये वाली जो चीज़ें हैं सर मैं पढ़ा नहीं सकता और आप पढ़ नहीं सकते पूरी चीज़ें, लेकिन इसकी ट्रिक्स जो हैं मैं आपको एक बार शेयर कर देता हूँ, वो आप किसी के ऊपर भी अप्लाई करेंगे तो आपको क्वेश्चन जो है लिखने में हेल्प मिल जाएगी। सबसे पहले आपके लिए कोई भी रिस्क एंड कंट्रोल्स जो ये पूछता है, टोटल 60 टाइप के हैं, आप एक बार हेडिंग रीड कर सकते हैं। रेगुलर क्लास में मैंने पूरा पढ़ाया था, लेकिन ये रिवीजन है इसलिए मैं कहूँगा कि यहाँ पे समरी में ही रखते हैं, ठीक। पहला पॉइंट, कोई भी रिस्क एंड कंट्रोल के लिए पूछ रहा है वो, तो सबसे पहले आप वहाँ पे लिखिए मीनिंग ऑफ दैट। कुछ भी पूछा उसने, जैसे आपसे पूछ लिया उसने प्रोक्योर टू पे किया है, तो सबसे पहले उसकी मीनिंग लिखिए, मतलब जो भी ये पूछेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे भी अपने बच्चों को पढ़ाया था रेगुलर क्लास में, तो मैंने इस तरीके से ही बताया था उनको, ठीक है, कि प्रोक्योर टू पे है, तो उसका मीनिंग क्या है पहले वो लिखिए कि खरीदने और बेचने का मतलब क्या होता है, मतलब ये प्रोक्योर टू पे मतलब खरीदा और पे किया, इसमें क्या क्या होता है आप लिखो। उसके बाद यहाँ पे मास्टर क्या क्या है, उसके ट्रांजेक्शन्स क्या है, आपको इस पर थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि मास्टर में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या कंट्रोल हो सकते हैं, उसकी ट्रांजेक्शन में क्या रिस्क हो सकते हैं, कंट्रोल हो सकते हैं। आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिखना होगा 1-2 लाइन के अंदर, ताकि एग्जामिनर को लगे कि इसको अंडरस्टैंडिंग है। नाउ मास्टर यहाँ पे आपने लिखा, अब मास्टर में कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, उसके कंट्रोल क्या हो सकते हैं, आपको यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद इसी तरीके से आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स के बारे में बात करनी है कि ट्रांजैक्शंस में कौन से रिस्क हो सकते हैं, कौन से कंट्रोल हो सकते हैं, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। अब आप बोलोगे सर ये तो आप डेमो दे रहे हो, एक बार समझा के बता दो 1-2 एग्जांपल, तो हम भी खुश हो जाए कि आप जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो। देखो सबसे पहले मीनिंग जो है मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, आप खुद से पढ़ सकते हो। प्रोक्योर टू पे का मतलब यही होता है कोई भी चीज़ हमने परचेज की, फिर उसके रिगार्डिंग उसकी पेमेंट की। सर मास्टर में क्या रिस्क, मास्टर में क्या कंट्रोल। अब देखो यहाँ पे क्या है कि रिस्क है कि कोई भी बंदा ऐसा जिसको परमिशन नहीं है और वो चेंज कर सकता है, तो कंट्रोल क्या होगा कि हम ऐसा कंट्रोल लगाएं कि जो भी रिस्क है अनऑथराइज बंदे को चेंज करने की परमिशन ही ना हो, सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज बंदा ही उसे चेंज कर सके। देखो वैलिड चेंज कर दो, अनऑथराइज था ना, अनऑथराइज नहीं रहना चाहिए, रिस्क है तो इसको कंट्रोल क्या है, वैलिड कर दो। उसके बाद है सर यहाँ पे ऑल वैलिड चेंजेस टू द सप्लायर मास्टर फाइल आर नॉट इनपुट एंड प्रोसेस, कि इसमें जो फाइल बनाया सब कुछ किया लेकिन वो इनपुट में ही नहीं आई है, तो इसको कहा है कि आर इनपुट, उसको इनपुट करवा दो, दैट्स इट। इसके बाद इसने कहा कि चेंजेस टू द सप्लायर मास्टर फाइल आर नॉट करेक्ट, जो भी चेंजेस हुए थे वो सही नहीं हुए थे, तो कह रहा है कि यार उसे सही कर दो, कंट्रोल यही है।
यानी इस टॉपिक में रटने वाला कुछ भी नहीं है, जस्ट अ लॉजिक। उस लॉजिक के बेस पे आप आंसर फ्रेम कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में। अब जैसे इसने कहा कि चेंजेस टू द सप्लायर मास्टर फाइल आर वो डिले कर रहा है, तो इसको कैसे टाइमली करो, जो भी चेंज हुआ है वो डिले हो रहा है उसको टाइमली करवा दो, दैट्स इट। उसके बाद इसने कहा कि सर वो अप टू डेट नहीं है, तो उसको अप टू डेट करवा दो मास्टर फाइल को। फिर वो कहता है कि सर हैड नॉट बी ऑथराइज यूजर, मेंटेन वेंडर मास्टर हैज नॉट बीन रिस्ट्रिक्टेड टू द ऑथराइज यूजर, उसको नहीं किया गया इन्होंने ऑथराइज, तो उसको रिस्ट्रिक्टेड कर दो, भैया सिर्फ ऑथराइज यूजर ही उसको एक्सेस करेगा, दैट्स इट। इसके बाद इसका एग्जांपल और लेते हैं ट्रांजेक्शन्स का। ट्रांजेक्शन में क्या है, अब देखो कीवर्ड्स देखना, अनऑथराइज्ड है तो इसको ऑथराइज करवा दो, अप्रूव। अगर वो सही नहीं है, नॉट करेक्टली है, तो आप इसे एक्यूरेट करवा दो। अगर इसमें इनपुट सही से नहीं डाले हैं तो इस पर इनपुट सही से डालो। अगर इसमें रिसीव नहीं हुई है आपको डिटेल्स अमाउंट की, तो आप डिटेल्स ले लो। अगर आपका प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं हुआ है तो उसको प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ करवाओ। अगर आपने अमाउंट नहीं डाला है, अमाउंट डलवा दो। अगर आपने गलत पीरियड सिलेक्ट किया है तो सही पीरियड ले लो। अगर आपने अनएक्सेप्टेबल रीजन लिया था तो इस बार वैलिड रीजन की बेस पे ही करना। ये कहता है कि नॉट एक्यूरेटली कैलकुलेट हुआ है ट्रांजेक्शन्स, क्रेडिट नोट्स वगैरह, तो इसको एक्यूरेट कैलकुलेट करा दो, ठीक है। अब इसकी बेसिस पे कुछ और एग्जांपल भी हैं। कहते हैं कि जो क्रेडिट नोट है उसमें जो एडजस्टमेंट हुई थी अकाउंट पेबल की, वो इनपुट जो थी वो अब तक डाली नहीं गई है, तो इनपुट डाल दो। सर पीरियड गलत हो गया तो पीरियड सही कर दो। अगर नहीं रिसीव हुई हैं डिटेल्स तो रिसीव कर लो सर। अनऑथराइज सप्लायर था तो ऑथराइज सप्लायर को डाल दो। सर कैलकुलेटेड, और जो हमने चीज़ें कैलकुलेट की और रिकॉर्ड जो करना था वो नहीं कर पाए, तो इस बार कर दो यार, आप भूल गए थे सही कर दो। उसके बाद वो क्या कहता है कि डिसबर्समेंट जो था वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो डिसबर्समेंट को रिकॉर्ड कर दो। सर इनअप्रोप्रिएट पीरियड था तो पीरियड को सही पीरियड में रिकॉर्ड करवाओ। सर नॉट रिकॉर्ड परमानेंटली, तो इस बार रिकॉर्ड परमानेंटली करवा दो। प्रोसेस जो ट्रांजेक्शन की थी वो नहीं रिस्ट्रिक्टेड थी तो उसको रिस्ट्रिक्टेड करा दो। और हमने सीखा क्या, रिस्क और कंट्रोल में क्या सीखा, रिस्क एंड कंट्रोल, रिस्क एंड कंट्रोल, रिस्क एंड कंट्रोल। मतलब क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, देखो मैं आपको खुद बताता हूँ, कुछ कॉमन पॉइंट्स बताता हूँ, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताता हूँ, ठीक है। मैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको कुछ पॉइंट्स बोलता हूँ। अगर ये पॉइंट्स आपने पकड़ लिए तो आप कोई भी आंसर जो है वो फ्रेम कर सकते हो। मैंने तो इस बुक में सर समरी फॉर्म में दिया है, सच बोलूँगा, अगर आपने ये बुक खरीदनी हो या जो भी हो, मैं तो लिटरली बोलूँगा मैंने समरी फॉर्म में दिया है। मैंने इतना इसमें ना बंगर नहीं पाले हैं, मैंने आइडिया दे दिया, मैंने बच्चों को पढ़ा दिया, अब उनके बेसिस पे अब वो लिख सकते हैं, मैं इतना जानता हूँ। लेकिन थोड़ा सा मेरा जो काम था मैंने वो उसको कर दिया प्रॉपर। अब मैं आप लोग जो कुछ बच्चे रिवीजन वीडियो देख रहे होंगे यूट्यूब पे, उनको शायद थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपके जो पॉइंट्स हैं एक बार आपके साथ डिस्कस कर दूँ। क्या क्या रिस्क और कंट्रोल हो सकते हैं जरा एक बार खुद से देख लो। तो देखो मास्टर करेक्ट नहीं रिकॉर्ड हुआ तो मास्टर करेक्ट कर दो। अनऑथराइज पर्सन था तो ऑथराइज कर दो। रिकॉर्ड पीरियड गलत था सही कर दो। अनऑथराइज चेंज था ऑथराइज चेंज कर दो। इनवैलिड डिटेल्स थी डिटेल्स सही से डाल दो। पीरियड गलत था पीरियड सही कर दो। करेक्ट नहीं था तो इस बार करेक्ट करवा दो। आपने रॉन्ग चीजें की थी इस बार राइट कर दो। प्रोसेस सही नहीं थी प्रोसेस सही करा दो। लॉफुल नहीं था लॉ नहीं अप्लाई हुआ तो रॉ कर दो। रिकॉर्ड जो था वो डिलीट हो गया तो रिकॉर्ड को डाल दो। कैलकुलेशन मिस्टेक्स थी तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स करवा दो। ठीक, बस यही तो है। अब इसको और समराइज करूं तो देखो आप पीरियड के बेसिस पे रिस्क और कंट्रोल डिसाइड कर सकते हो। आप ऑथराइजेशन के बेसिस पे पॉइंट लिख सकते हो, एक 4-5 पॉइंट ही लिखने होते हैं यार, ठीक है। टाइम के बेसिस पे आप लिख सकते हो। आप सर लॉ के बेसिस पे लिख सकते हो। आप कैलकुलेशन के बेसिस पे एक पॉइंट लिख सकते हो, 1 2 3 4 5, ठीक है सर। और मैं पॉइंट बताऊं, और अगर आप ये बोलो कि एक्यूरेट तो था लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो भैया एक्यूरेट जो था उसको एक्यूरेट रहने दो और उसकी रिकॉर्डिंग नहीं थी उसकी रिकॉर्डिंग कर दो, दैट्स इट। सच बताऊं इससे ज़्यादा ये चैप्टर है ही नहीं। मैंने आपसे 40 मिनट का टाइम मांगा था, 40 मिनट में ये रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। अब अगर ये बुक्स जो है आपके पास, लेट सपोज हो सकता है ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डालूं, तो अगर ये बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, बाय कर लेना वेबसाइट से हमारे। अगर आपने कोर्स परचेज किया हो तो डेफिनेटली ये बुक होगी। बस यार इतना ही है चैप्टर, सच बता रहा हूँ। इतना तमीज से पढ़ लो, इस बुक को एक बार अच्छे से कर लो। सारे क्वेश्चंस आप देखो तो इसमें मैंने जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन कवर हो सकते थे मैंने किए हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी छोड़ दिया होगा, मैंने इसके अंदर सब कुछ किया है। अब एक छोटा सा होमवर्क है रिवीजन के बाद, इसमें मैंने एमसीक्यू दे रखे हैं सर आपको, ठीक है। एमसीक्यू, तो ये एमसीक्यू जो है इसे थोड़ा सा पढ़ लेना आप, ठीक है। जो भी चीज़ें मैंने बताई उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे लिखा गया है। तो कुछ एमसीक्यूज हैं आपके एग्जाम के लिए, इन्हें कर लेना, डायरेक्टली फुल मार्क्स आपके पॉकेट में होंगे। इतना रिवीजन इनफ है। अलविदा चाहूँगा, विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय। इस वीडियो का अगर यूट्यूब पे आप देख रहे हो तो कमेंट में जाके जरूर लिखना कि कैसा लगा आपको ये रिवीजन। अगर आप मेरे ही स्टूडेंट हो तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके बताना कि रिवीजन का फ़ायदा कितना हो। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।